एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, किस तरीके से आप भी इस बजट को देखते हैं? इस बजट को हम ये देखते हैं कि ये निश्चित तौर से जो एक आत्मनिर्भर पैकेज जिसको आरबीआई ने कहा था 1, 2, 3 हमने दिया था, जिसमें 2.7 लाख करोड़ मिला था, जो बजट का करीब 13% था, वो निश्चित तौर से आज का बजट एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में। आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है कि देश के आम आदमी को बुनियादी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। और इस बजट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक कमिटमेंट किया है कि हम सभी को, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, या हम ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, तो जो सबकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला बजट है। और बिना किसी टैक्स के, विपक्ष कह रहा था कि कोरोना टैक्स लग जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएगी, तो इस तरह से इसके बावजूद भी हम 1.1 लाख करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहे हैं। अभी तक आप केरला हो, बंगाल हो, जहाँ पे नेशनल हाईवेज नहीं थे, जिस तरह से हमने इसके लिए प्राविधान किया है, तो निश्चित तौर से ये भारत के उस जम्मू कश्मीर में जहाँ पे, या बंगाल में आयुष्मान भारत नहीं लागू था, लोग सुविधाएं नहीं मिलते। लेह में हम यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, हम 563 मेडिकल कॉलेजेज हो गए हैं। तो इस तरीके से ये निश्चित तौर से पहला बजट है कि जहाँ दुनिया कोविड-19 की चुनौतियों में जूझ रहा है, वहाँ हम लोगों की ज़िंदगी भी बचाने में कामयाब हुए। सबसे कम मोर्टेलिटी जो रेट है, डेथ रेट है, वो 112 पर मिलियन। और जिस तरीके से हमारी एक्टिव केसेज की कम संख्या रह गई, यह भी कहीं ना कहीं उपाय है। और इसके बावजूद भी हम इस बजट को केवल यहाँ तक सीमित नहीं रखे कि हम कोरोना और कोविड के ही उपचार से या उपाय से हम कैसे निकलेंगे। उसके साथ साथ हम पूरे देश की, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, चाहे एक नेशनल रेलवे प्लान की आज बात उन्होंने कही है, और उसके आधार पे, और इसी तरह पोर्ट्स की बात कही है। तो इससे स्वाभाविक है कि जब देश में, और इसलिए हमने कही है कि इस कोविड में जहाँ पे आपने देखा कि एफडीआई जो एक तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब अमेरिका में 49% की गिरावट आई, इंग्लैंड में 100% की गिरावट आई, केवल चाइना में 4% की वृद्धि हुई है, और इंडिया में 13% की वृद्धि हुई। 57 अरब हमारा एफडीआई आ रहा। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो आज दुनिया में जहाँ पहले चाइना था, लेकिन वुहान के उस कोविड के बाद आज पूरी दुनिया में मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन निवेश के लिए बन रहा है। विश्व यहाँ निवेश कर रहा है। सर, निवेश की आपने बात की है, लेकिन कई सारे सरकारी उपक्रम में विनिवेश की बात की गई है, उसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। खासतौर से भेल की बात हो, गेल की बात हो, उन सब में विनिवेश की भी बात की गई है। देखिए, विनिवेश की बात की गई है, मतलब एक सर्टेन उसको, क्योंकि हम अगर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, जिस तरह से हम हर चीज़ों में पैसा दे रहे हैं, तो ये एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी से निश्चित तौर से हमारे पास पूंजी आएगी, उस पूंजी से हम उन पीएसयूज को भी रिवाइव करेंगे, और उस अतिरिक्त पूंजी से हम देश के विकास के लिए भी काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, टैक्स रिबेट को लेकर कुछ नहीं किया गया। किसान आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, किसानों के लिए भी कुछ खास तरीके से इस बजट में नहीं रहा है। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, किसान आंदोलन इस बात को लेकर चल रहा है कि जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल आए कृषि सुधारों में, वो कहा गया कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी, और किसानों की ज़मीन की ओनरशिप कॉर्पोरेट हाउसेज की हो जाएगी। तो आपने देखा कि आज कमिट किया है निर्मला सीतारमण जी ने कि जो हमारी अब खरीद हो रही है, हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके किसान की उपज का 1.5 गुना कीमत देंगे। तो इससे किसान की आय का दुगना होगा। और मैं फिगर दे दूं, जो आज कहा है वित्त मंत्री ने, 2013-14 में जो गेहूं की खरीद हुई थी 33,870 करोड़ की हुई थी। इस बार जो गेहूं की खरीद हुई है वो 75,000 करोड़ की गेहूं की खरीद हुई है। तो 75,000 करोड़ रुपया गया। इससे साफ है, एक तो एमएसपी नहीं समाप्त होने वाली है, और जहां 14 से में 33,000 करोड़ था, वहां 75,000 करोड़ पैडी का, धान का, जहां 63,000 करोड़ 2014 में कांग्रेस की सरकार ने किसानों को खरीद में दिया था, आज वहाँ हम 1,72,000 करोड़ किसानों को। तो एमएसपी रहेगी, और एमएसपी में भी उपज का 1.5 गुना मिलेगा। और मंडी समितियों को हमने 1,000 मंडी को द इलेक्ट्रॉनिक
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा है। जो वो अवधारणा हमने कहा था कि 1 नेशन 1 मार्केट, हमने मंडी नहीं समाप्त किया, मंडी से अलग पूरे किसान को देश का एक मार्केट दिया है कि वो अपनी उपज को सबसे अधिक जहां लाभ मिल सके वो बेच सके। तो हमने उसको भी, और जहां तक ज़मीन की बात, उस पर भी कह दिया कि हम क्रॉप का एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, किसी लैंड पे नहीं होगा। तो किसान को तो अब आंदोलन नहीं करना चाहिए था भाई। 1922 में गांधी जी ने किया था आंदोलन, गोली चल गई, कॉप्स मर गए, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अगर आज ये किसान 2 महीने से बैठे थे और उसके बाद ये आंदोलन चल रहा था, सरकार ने कहीं डिसलॉज नहीं किया आंदोलन, कोई मुकदमा नहीं कायम किया, लेकिन जो लाल किला है उस पर तिरंगा जहाँ फहराया जाता है, वो पूरे विश्व में हमारे 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन होता है, वो हेरिटेज है। तो वो तिरंगे का जिस तरह से अपमान हुआ है, क्या वो विरोध था? वो अगर मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध करना हो तो उसके तरीके हैं। आप पूरे दिल्ली में चारों तरफ से विरोध में बैठे थे, रोज़ तो प्रोटेस्ट की बात आ रही थी, 11 राउंड बात करने के बावजूद हल नहीं निकल रहा था, तब भी हम अपने धैर्य में थे। लेकिन ट्रैक्टर मार्च के नाम पे तिरंगे का अपमान करके देश का अपमान किया। टैक्स रिबेट पे क्या कहेंगे? देखिए, टैक्स हमने इम्पोज नहीं किया। इस कोविड में जहाँ कोई टैक्स नहीं जमा कर पा रहा था, एक यथास्थिति, ठहराव की स्थिति आ गई थी, और इसके बावजूद भी आज फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं। देश में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था होगी। अगले साल तक 11% हमारी जीडीपी होने जा रही है। और आप देखिए, 1,20,000 करोड़ हमने संग्रह किया है। लग रहा है कि ये तो जैसे बहुत एक अच्छी जीडीपी का बजट हो कि हम हर सेक्टर में पैसा दे रहे हैं, हर पैसा सेक्टर में दे रहे हैं, तो हम कहीं मतलब लोगों को हम मतलब टैक्स से इम्पोज नहीं किया। तो इससे बेहतर बजट क्या हो सकता है? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, जिनका कहना है कि ये जो टैक्स रिबेट नहीं किया गया, उसमें कहीं ना कहीं देश जिस तरीके से कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा था और इसके बावजूद टैक्स में किसी तरीके के नए संशोधन नहीं किए गए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।